सबसे पहले आपको बलूचिस्तान की आजादी की मांग उठाने वाली वहां की एक सामाजिक कार्यकर्ता करीमा बलोच की कहानी सुनाएंगे और यह कहानी कनाडा को आज पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के अत्याचारों के खिलाफ कई वर्षों तक संघर्ष करने वाली करीमा बलोच ने वर्ष 2016 में अपनी जान बचाने के लिए कनाडा में शरण ली थी। तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है करीमा बलोच। वो कनाडा के टोरंटो शहर में रहती थी, जहां दिसंबर 2020 में एक दिन वो अचानक लापता हो गई और इसके लगभग 24 घंटे बाद उनका शव टोरंटो शहर की एक नहर के किनारे मिला था। आज ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, निज्जर और करीमा बलोच के मामलों में क्या समानताएं हैं और निज्जर के मामले में कनाडा ने क्या किया और करीमा बलोच के मामले में क्या किया, आज ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे डबल स्टैंडर्ड्स आज एक्सपोज हो जाएंगे कनाडा के। जब करीमा बलोच की मौत हुई तो इस बात की पूरी आशंका थी कि करीमा बलोच की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से ही अपनी जान बचाकर कनाडा आई थी और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार उसके पीछे पड़े थे, क्योंकि वो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही थी। लेकिन कनाडा की पुलिस ने इस हत्या के कुछ ही घंटों में बिना कोई ठोस जांच किए यह बयान जारी कर दिया कि करीमा बलोच की हत्या नहीं हुई, बल्कि यह एक गैर आपराधिक घटना है, जिसमें यह भी हो सकता है कि करीमा बलोच ने आत्महत्या ही की हो। सोचिए, जिस हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, जो खालिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, जो पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों से मिल चुका था, उसकी हत्या के लिए तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी ठोस जांच के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन 37 साल की करीमा बलोच, जो पाकिस्तान से जान बचाकर कनाडा आई और जो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लगातार एक्सपोज कर रही थी, जिन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी स्थान मिल चुका था, उस महिला की संदिग्ध मौत जब कनाडा के टोरंटो शहर में होती है, उस पर जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कुछ नहीं कहा और ना ही इसके लिए पाकिस्तान की सरकार या आईएसआई से एक भी सवाल पूछा है और ना ही कोई जांच बैठाई है। अब बड़ा आरोप यह लगता है कि जस्टिन ट्रूडो करीमा बलोच की मौत पर इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? उन्हें बलूचिस्तान से सोना चाहिए था। कनाडा और पाकिस्तान के बीच पिछले कई वर्षों से एक डील चल रही थी, जिसमें कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी ने बलूचिस्तान में स्थित सोने की खदानों को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अलग अलग वजहों से यह डील कई विवादों में घिरी हुई थी और कनाडा और पाकिस्तान की सरकारें इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन आरोप लगता है कि बाद में बलूचिस्तान को लेकर जस्टिन ट्रूडो और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक गोपनीय बैठक हुई और फिर वर्ष 2022 में इस पर डील पक्की हो गई। यानी आरोपों के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को बलूचिस्तान की खदानों से सोना चाहिए था, इसलिए उन्होंने करीमा बलोच के मामले में ना तो कभी कोई बयान दिया और ना ही इस मामले की गंभीरता से कभी कोई जांच की और ना ही पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछा। ये सभी आरोप बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदस्यों ने लगाए हैं, जिन्होंने स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। Why the Trudeau government was sleeping when Karima Baloch was killed, and Karima Baloch did not get the justice. And my question to Trudeau, I know why Canada is not asking Pakistan, and they are not asking because of the Baloch gold. The Canada is a partner of Pakistani Punjabi army to loot and plunder the gold of Balochistan. Baloch resources must not be looted. We are here to tell the United Nations that Canada is looting our gold. करीमा बलोच पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहती थी, क्योंकि वहां सेना और आईएसआई बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने की साजिश रच रहा था, जबकि पंजाब के लोग ऐसा चाहते ही नहीं है। हमने आपको पहले भी एक दिन कहा था कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो सिख हैं, वो खालिस्तान से सहमत नहीं है, वो खालिस्तान की विचारधारा से सहमत नहीं है और ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ये पूरे सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सिख जो हैं वो आज भी
देशभक्त हैं, वो भारत के प्रति आस्था रखते हैं, अपने देश के प्रति आस्था रखते हैं, भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। और पंजाब में आज भी चाहे वहां के जो युवा सिख हों या कोई भी हो सकता है उनकी हजार समस्याएं होंगी, हो सकता है बेरोजगारी रही होगी, हो सकता है गरीबी होगी, हो सकता है और समस्याएं होंगी, वो नाराज भी होंगे अपनी सरकारों से, लेकिन खालिस्तान उनकी लिस्ट में कहीं नहीं है। और इसीलिए खालिस्तान और बलूचिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। आपको यकीन नहीं होगा कि करीमा बलूच ने वर्ष 2016 में रक्षाबंधन के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते हुए तब उनसे मदद मांगी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी तब लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि वो बलूचिस्तान की आजादी के पक्ष में है और वो उनकी आवाज जरूर बनेंगे। सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब तक एक भी सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित होता हो कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत के एजेंट्स ने कराई थी। लेकिन आज हम उनके लिए बहुत सारे सबूत लेकर आए हैं जिनसे यह साबित हो जाएगा कि हरदीप सिंह निज्जर को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिल रही थी, उसका पाकिस्तान में आना जाना था और कनाडा में उसे भारत के खिलाफ कुछ भी करने की छूट मिली हुई थी। आपने हरदीप सिंह निज्जर की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी। आज तक पर हमने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जिनमें निज्जर AK-47 राइफल के साथ आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि निज्जर की ये तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन आज हम सबूत देंगे आपको कि ये पाकिस्तान की ही है। आज हमने टेक्नोलॉजी की मदद से इन तस्वीरों का सच जानने की कोशिश की और इस दौरान हमें यह पता चला कि वर्ष 2013 और 14 में जब हरदीप सिंह निज्जर पाकिस्तान आया था तब उसने ये तस्वीरें खिंचवाई थी जो आज आपके सामने है। जियो लोकेटेड पिक्चर्स की मदद से हमने इन तस्वीरों में हरदीप सिंह निज्जर के पीछे दिख रहे बैकग्राउंड से यह पता लगाया कि उसने पाकिस्तान में ये तस्वीरें किस स्थान पर खिंचवाई थी। और हमें यह पता चला कि ये तस्वीरें लाहौर के पास ननकाना साहिब गुरुद्वारे के पास के एक इलाके की हैं। ये जो आपकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनमें जिस तस्वीर में निज्जर अपने 3 साथियों के साथ दिख रहा है, यह जगह पाकिस्तान में गूगल अर्थ मैप पर दिखती है और वो आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों को जब हमने सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक तस्वीर से मिलाने की कोशिश की तो इससे यह पुष्टि हुई कि निज्जर 2013 और 14 में लाहौर के पास ही मौजूद था और उसने वहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान की सरकार से यह सवाल पूछेंगे कि हथियारों से लैस निज्जर पाकिस्तान में क्या कर रहा था। ये सारी तस्वीरें अगर आप मिलाएंगे, निज्जर की असली तस्वीर हमने दिखाई है, उसके बाद हमने जियो टैग करके, जियो टैगिंग की मदद से उस स्थान की तस्वीर ली है जहां पर यह तस्वीर खिंचवाई गई थी और फिर इन तस्वीरों का जो पूरा सच है अब आपके सामने है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है जिसमें खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर कनाडा की सरकार ने ऐसे दोहरे मापदंड दिखाए हैं। 23 जून 1985 को जब तलविंदर सिंह परमार और उसके साथी आतंकवादियों ने कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया था और इस बम धमाके में विमान में सफर कर रहे सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी, उस मामले में भी खालिस्तानी आतंकवादियों को बचाने की कनाडा ने बड़ी कोशिशें की थी। यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा और अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में सिर्फ एक आतंकवादी को ही सजा हो पाई थी और उस आतंकवादी का नाम था इंदरजीत सिंह, इंदरजीत रियात। इसके अलावा जो बाकी के 4 आरोपी थे वो बरी हो गए थे और बरी होने वाले इन आरोपियों में तलविंदर सिंह परमार भी था जिसने एयर इंडिया के कनिष्क विमान में टाइम बॉम्ब रखने की यह पूरी साजिश रची थी। यह वही तलविंदर सिंह परमार था जिसे जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने वर्ष 1982 में कनाडा का प्रधानमंत्री रहते हुए उसे भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। इस आतंकवादी हमले में जो आरोपी बरी हुए उनमें एक आरोपी की बाद में हत्या भी हो गई थी, जिससे यह पता चलता है कि खालिस्तानियों को कनाडा की सरकार आज से नहीं
बल्कि पिछले कई वर्षों और दशकों से ऐसे ही बचा रही है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे इस टकराव पर ब्लैक एंड व्हाइट की एक दर्शक हैं, उन्होंने हमें एक मेल लिखा है और जैसा कि आप जानते हैं, हमने आप सबसे अपील की थी कि अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप कोई कुछ आप में से जो दर्शक हैं वो कुछ हमें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो हमें लिख सकते हैं, वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और हमारी ब्लैक एंड व्हाइट के एक दर्शक ने हमें ये मेल भेजा है और इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है आज पूरे भारत को सुनना चाहिए, कनाडा में रहने वाले तमाम भारतीयों को सुनना चाहिए और जो खास तौर पर सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, जो हमारी दर्शक हैं इनका नाम है जैस्मीन कौर, ये पंजाब से हैं और इन्होंने लिखा है, माई नेम इज जैस्मीन कौर, आई एम फ्रॉम पंजाब, भारत। योर शो ब्लैक एंड व्हाइट इज डेफिनेटली वन ऑफ द फेमस शोज इन आवर कंट्री बिकॉज योर शो समवेयर इन्फ्लुएंसेस लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। धन्यवाद जैस्मीन आपका ये सुंदर शब्द हमारे लिए प्रयोग करने के लिए। अब वो कहती हैं कि मैं ये चिट्ठी आपको खालिस्तान के विषय पर लिख रही हूं और आगे वो लिखती हैं, बिकॉज ऑफ द खालिस्तानीज द रेपुटेशन ऑफ द सिख्स आर बैडली अफेक्टेड नेशनली एंड इंटरनेशनली। वर्स्ट थिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल होल कम्युनिटी इज सफरिंग। तो वो इसमें लिख रही हैं कि कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानियों की वजह से जो सिख समुदाय है उसकी बदनामी हो रही है। फिर आगे लिखती हैं, इफ दे कैन शो Sikhs raising Khalistani flags, then our media can show Sikhs raising an Indian flag. अगर वो लोग मुट्ठी भर खालिस्तानियों को खालिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखा रहे हैं तो हमारे देश के मीडिया को सिखों को दिखाना चाहिए भारत का झंडा लहराते हुए। If they can show Sikhs saying Khalistan Zindabad, then our media can show Sikhs saying हिंदुस्तान जिंदाबाद। कनाडा में मुट्ठी भर लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन भारत में हजारों लाखों सिख हैं जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हमें वो दिखाना चाहिए। इफ दे कैन शो सिख्स वांट टू किल हिंदूज वांट्स टू किल सिख्स, देन आवर मीडिया कैन शो हाउ सिख एंड हिंदूज डाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ईच अदर। और इसमें ये बहुत अच्छा सुझाव है कि कनाडा में कोशिश की जा रही है कि हिंदू और सिख समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा हो जाए, लेकिन यहां हमको यह दिखाना चाहिए कि सिख समुदाय और हिंदू समुदाय ये दोनों भाई भाई हैं और इन्होंने एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और आगे वो लिखती हैं, आवर मीडिया कैन डू इंटरव्यूज विद सिख्स हु आर इन आर्मी सर्विंग द नेशन एंड सेइंग गुड थिंग्स अबाउट इंडिया। यानी हमें सिख समुदाय के ऐसे लोगों के इंटरव्यूज दिखाने चाहिए जो भारत के बारे में अच्छी बात कहते हैं, जो देशभक्त हैं और जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। 99% सिख जो हैं वो यही मानते हैं, यही चाहते हैं। एक सर्वे भी हुआ था प्यू रिसर्च का, जिसमें यह पता चला था कि आज भी भारत के ज्यादातर जो सिख हैं वो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, उनका खालिस्तान के कॉन्सेप्ट में कोई विश्वास नहीं है। तो जैस्मीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे भी कहेंगे कि अगर खालिस्तान पर आपके कोई विचार हैं, आपका कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर लिखकर भेज सकते हैं। अब हम आपको हमारे देश में भ्रष्टाचार की दीवार पर राजनीति का रंग रोगन दिखाएंगे। जैसे आप एक जो दीवार जो बहुत बुरी दिखती है, जो सड़ चुकी है, उस पर अगर आप अच्छा पेंट लगा देते हैं और जिस रंग का पेंट लगा देते हैं तो वह दीवार वैसी ही दिखने लगती है। भ्रष्टाचार की दीवार पर भी यही हो रहा है। पंजाब में वहां की पुलिस ने कांग्रेस के एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस नए नए रिश्ते में दरार आ गई है और कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि आप तो हमारे सहयोगी दल हैं, आप तो इंडिया गठबंधन में हमारे साथ हैं, तो हमारे विधायक को आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के जिस विधायक को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है सुखपाल सिंह खेरा, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर ईमानदारी का नाटक करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि भगवंत मान उन्हें अपने खिलाफ बोलने की सजा दे रहे हैं। एक मिनट यार, एक मिनट चले एक मिनट यार, फोन नहीं खोला, धक्का नहीं करना किसी ने। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਪੁਰਾਣੇ 2015
15 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਸ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਉਸੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਲੱਭਾ ਵੀ ਕੋਈ। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, ये बदलाव नहीं है, ये बदला है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। सुखपाल सिंह खैरा को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, यह मामला आज का नहीं है बल्कि 8 साल पुराना है। वर्ष 2015 में पंजाब के जलालाबाद में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से लगभग 2 किलोग्राम ड्रग्स, 24 सोने के बिस्किट, 2 पिस्टल, 26 गोलियां यानी कारतूस और पाकिस्तान के 2 सिम कार्ड बरामद हुए थे। आरोप यह था कि ये ड्रग्स पाकिस्तान से आई थी और जो लोग इन ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुड़े हुए थे। यानी यह मामला ड्रग्स की तस्करी का है। हालांकि उस समय इस मामले में सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ जारी हुए समन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उनके खिलाफ तब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इसी साल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में फिर से जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया और उसी एसआईटी ने अब अपनी नई रिपोर्ट के आधार पर 8 वर्ष पुराने इस मामले में सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार कर लिया और आज अदालत ने भी उन्हें 2 दिन की रिमांड दे दी। और आज शाम को कांग्रेस के विधायकों ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और इस मामले में राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। तो यहां नोट करने की वाली बात यह, अब आप नोट करते जाइएगा कि एक विधायक को पकड़ा गया, केस कैसा भी हो सकता है, झूठा होगा सच्चा होगा इस वक्त तो हम कह नहीं सकते, अदालत ही बता सकती है ये तो, लेकिन सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के मिल गए और फिर वो गवर्नर के पास गए और कहा कि ये तो पुलिस का दुरुपयोग है। अब आप आगे सुनिए। गवर्नर को हमने अपनी बात रखी और हमने ये कहा कि भाई आपको इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जिस प्रकार से सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हुई है बिना बताए और बिना चंडीगढ़ पुलिस को बताए, पंजाब की पुलिस आके एंटर करके दरवाजा तोड़ के उनको लेकर गई है, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम चंडीगढ़ डीजी से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद आपको बताएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम अभी सुखपाल सिंह खैरा को अभी मिलने जाएंगे कल सुबह 9 बजे और उसके बाद जो भी होगा सबकी सहमति के साथ क्या करना है, धरना लगाना है और किस प्रकार से आगे लड़ाई लड़नी है वो करेंगे। अब इस पूरी घटना के बाद विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी दरार आ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों ही राजनीतिक दल विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उस लिहाज से ये दोनों पार्टनर्स हुए। अब देखिए, राजनीति का जो अनरिटन रूल है, यानी ये जो कानून है कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये समझने की बात होती है कि सारे राजनीतिक दल ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, तो ये इनके बीच में एक अनरिटन सहमति होगी कि ये 28 पार्टियां और जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं ये अपने गठबंधन में पार्टनर पार्टियों के नेताओं को ना तो गिरफ्तार करेंगे, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला चलाएंगे। ये अनरिटन एक रूल होता है राजनीति में और कांग्रेस शायद यही उम्मीद कर रही थी, क्योंकि गठबंधन में अगर आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है तो हमारे सारे विधायक पंजाब में सेफ रहेंगे, हमारे सारे नेता दिल्ली में भी सेफ रहेंगे। कम से कम पंजाब और दिल्ली में हमारे किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में तो खैर अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन पंजाब में तो है। तो ये आपसी एक समझौता होता है सारी पार्टियों का, नेताओं का, कि एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई मत करो, यानी एक दूसरे के नेताओं को खुला छोड़ दो, जितना भ्रष्टाचार करते हैं करने दो। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा कि अगर उनके खिलाफ या उनकी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई अन्याय करेगा तो वो इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो अन्याय करते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। एक थोड़ी सी धमकी भी दे दी उन्होंने, यानी कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को साफ साफ एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर आप अन्याय करेंगे तो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं और हम वो लोग हैं जो अन्याय को सहते भी नहीं। अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं।
अब देखिए, इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि अब ये मामला अदालत में है। हमारे देश में अदालत है, हमारे देश के जज हैं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है। अगर ये मामला झूठा होगा तो अदालत में साबित हो जाएगा कि मामला झूठा है और हमें इंतजार करना चाहिए कि देखते हैं अदालत क्या कहती है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने विधायक को क्लीन चिट दे दी और कहा कि हमारे विधायक की कोई गलती नहीं है, ये तो अन्याय है। पहले ही कह दिया ये अन्याय है और हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अब कोई ये नहीं देखेगा कि ये मामला क्या है, विधायक की गलती क्या है, और हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। पहले ही कह दिया कि ये तो राजनीति हो रही है। इस पूरे विवाद के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार यह कह रही है कि कांग्रेस को एक ऐसे विधायक का समर्थन नहीं करना चाहिए जिसके तार पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स के रैकेट से जुड़े हैं। और आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि इस मामले में सरकार नहीं बल्कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून राजनीति के हिसाब से नहीं, न्याय के हिसाब से चलता है। लेकिन वही पार्टी जो कहती है कि पंजाब में कानून अपना काम कर रहा है, कानून राजनीति के हिसाब से नहीं चलता, वही पार्टी दिल्ली में इसी कानून के इस्तेमाल को न्याय के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति के हिसाब से बता रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जिस सरकारी बंगले के रेनोवेशन के मामले में सीबीआई जांच कर रही है, आज उस सीबीआई जांच को अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डर गए हैं, इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ जांच की जा रही है। केजरीवाल जी को भी सुन लीजिए। तो ये वो पार्टी है जो पंजाब में कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली में जब कानून अपना काम करता है तो ये कहते हैं कि यहां राजनीति हो रही है। इन्होंने 33 से ज्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? अरविंद केजरीवाल के 2 साथी पहले से ही जेल में हैं। एक मनीष सिसोदिया जो अभी जेल में है और सत्येंद्र जैन जो उनके दूसरे साथी थे, उन्हें अभी सशर्त जमानत मिली है, लेकिन वो भी काफी महीने तक जेल में रहे। और अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ उनके साथ हो रहा है ये तो राजनीति है, और पंजाब में उन्होंने जो कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर लिया है वो कानून अपना काम कर रहा है। वैसे यहां एक एक्स्ट्रा जानकारी यह भी है कि सुखपाल सिंह खैरा जो कांग्रेस के विधायक हैं गिरफ्तार होने वाले, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा से एक सवाल पूछा था कि उन्होंने अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को एक ऐसी हीरे की अंगूठी कैसे गिफ्ट की जो उनकी घोषित आय से 10 गुना ज्यादा महंगी है। यह उन्होंने ट्वीट किया था। आप तो जानते हैं कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का अभी हाल ही में विवाह हुआ है, और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो उन दोनों के वीडियोस काफ़ी चलते रहते हैं। आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट पर आते हुए जाते हुए, जहां पर आपको राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों एक साथ दिखाई देंगे। सुरक्षा के पूरे घेरे में वो चलते हैं, आसपास उनके कमांडोज होते हैं और कड़ी सुरक्षा उनके बीच में होती है। और अभी उन्होंने राजस्थान में एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही जिसको कहते हैं कि लेविश वो शादी उन्होंने वहां पर की है, और उसी को लेकर शायद सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल उठाया। तो सुखपाल सिंह खैरा हीरे की इस अंगूठी को लेकर ये ट्वीट जब कर रहे थे और इसी के बाद सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि सुखपाल सिंह खैरा ने इस अंगूठी को लेकर जो दावे किए, हम उन दावों की पुष्टि नहीं करते। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था। अब ये आय से ज्यादा था, आय से कम था, ये बताने की स्थिति में हम नहीं हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी वाले बुरा ना माने। लेकिन ये एक तथ्य है कि इस ट्वीट के कुछ घंटे के बाद ही कांग्रेस के जो विधायक हैं ये गिरफ्तार हो गए। आज जब आप इस पूरी राजनीति को ब्लैक और व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जब पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक की गिरफ्तारी हुई तो इस मामले में यह बात नहीं हो रही कि इस विधायक पर भ्रष्टाचार और ड्रग्स की तस्करी के क्या आरोप हैं, बल्कि
चर्चा ये हो रही है कि जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ हैं, जब ये दोनों पार्टियां पार्टनर्स हैं, तो फिर कांग्रेस का एक विधायक पंजाब में गिरफ्तार कैसे हो सकता है? तर्क ये दिया जा रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर भविष्य में विपक्ष के इन 28 दलों की इंडिया गठबंधन वाली सरकार देश में आई, तो उस सरकार में ये पार्टियां एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। और अगर किसी पार्टी की सरकार ऐसा करती है तो गठबंधन से अलग होने की धमकी देने लगेंगे। वर्ष 2014 से पहले जब देश में गठबंधन वाली सरकारें थीं, तब भी ऐसा ही हुआ करता था, जिसमें गठबंधन को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी नेताओं के खिलाफ अक्सर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती थी। उस समय के जो प्रधानमंत्री होते थे, उस समय जो देश को चलाने वाले लोग हुआ करते थे, वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे और गठबंधन में जो शामिल पार्टियां होती थीं वो कहती थी कि इधर मत देखिए, अगर भ्रष्टाचार हो भी रहा है तो छोड़ दीजिए। और अब भी इंडिया गठबंधन में ऐसा लगता है कि यही स्थिति है। बड़ी बात यह है कि अगर ये पार्टियां गठबंधन में आ जाती हैं तो जैसा मैंने आपको कहा, एक अनरिटन रूल आ जाता है कि आप एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचार को लेकर यह राजनीतिक गठबंधन अब बहुत मजबूत होता जा रहा है, जिसमें किसी भी मामले की लीगल मेरिट नहीं देखी जाती। मामले में क्या मेरिट है वो उसको कोई नहीं देखता, बल्कि यह देखा जाता है कि वो मामला जिस नेता के खिलाफ है उसकी पार्टी की गठबंधन में इस समय क्या स्थिति है, उस पार्टी के बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो कौन है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर ये सारी पार्टियां एक दूसरे को बचाने में लगती हैं और जो नेता फंस जाते हैं, जिन्हें कानून और अदालतें बाकायदा सजा दे देती हैं, जिन्हें यह भी कह दिया जाता है कि वो दोषी पाए गए हैं, उसके बाद भी वो अपनी पब्लिक रैलीज में, अपने इंटरव्यूज में हर जगह यही कहते हैं कि हमें तो शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि ये फलानी पार्टी हमसे डर गई इसलिए हमें शिकार बनाया जा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि जैसे अगर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और एनडीए में जो लोग हैं, जो उनकी जो 26 पार्टियां हैं, वो भी यही उम्मीद करती हैं कि अगर हम साथ आ गए और हम सत्ता में हैं तो हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी दोनों पक्षों में जो भ्रष्ट नेता हैं वो अपनी लीगल प्रोटेक्शन देख रहे हैं कि हमें लीगल प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी, हमारे केस पर रोक कौन लगाएगा, हमारी गिरफ्तारी पर रोक कौन लगाएगा। और यही जो एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ये तमाम भ्रष्ट नेताओं को इकट्ठा कर रहा है, ये जो जेल जाने का डर है। लेकिन इसमें हम बीजेपी को भी एक बात ये कहना चाहेंगे कि आज भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, इसलिए जो ये सरकार है बीजेपी की सरकार, उसे भी लोगों में एक कॉन्फिडेंस जताने के लिए ये बताना होगा कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से घबराती नहीं है। चाहे उनके करीबी कोई भी लोग हों, उनके खिलाफ भी वैसी ही भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है जैसे ही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है। तब देश की जनता को इस पर विश्वास होगा कि जो सरकार देश में चल रही है वो सरकार सबके लिए बराबर है। लेकिन भ्रष्टाचार इसलिए हमारे देश से नहीं मिट रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार की मेरिट में कोई जाता ही नहीं है, और हर नेता अपने आप को शहीद बनाने की कोशिश करता है, हर पार्टी अपने आप को शहीद बताने की कोशिश करती है, और देश की जो जनता है वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही कि अदालतें क्या कह रही हैं, अदालत में उस केस पर, उस नेता पर आरोप क्या हैं और वो आरोप कितने गंभीर हैं, वो सिद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि अखबार आपके घरों में आता होगा या हो सकता है नहीं भी आता होगा, लेकिन अखबार आपके आसपास जरूर रहता है। अखबार क्यों होता है? असल में अखबार समाचार के लिए होता है, समोसे और अचार के लिए नहीं। जब आप बाजार से समोसे, कचौड़ी, पकौड़े या चाट खाने के लिए जब आप बाजार में जाते हैं तो अक्सर दुकानदार आपको ये खाने का सामान अखबार के किसी पन्ने पर लपेटकर या रखकर दे देता है, और आप खुशी खुशी इस अखबार को एक प्लेट समझकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि यह अखबार आपको बीमार कर सकता है। इसलिए अखबार के इन बीमारों के लिए हमारा आज का विश्लेषण है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अखबारों में पकौड़े, पराठे, समोसे, चाट या फिर दूसरी खाने की चीजें रखकर खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इससे कैंसर भी आपको हो सकता है। इस संबंध में इस अथॉरिटी ने वर्ष 2018 में ही एक नियम बनाया था जिसके तहत किसी भी ढाबे पर, ठेले पर, किसी भी दुकान पर अखबारों में खाना लपेटकर या परोसकर देना पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन इसके बावजूद भारत में आज भी लाखों स्ट्रीट फूड वेंडर्स इस नियम का पालन नहीं कर रहे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, हमारे देश में
अखबार में लपेटकर खाना देना, अखबार के ऊपर रखकर खाना देना, चाहे छोले भटूरे हों, समोसे हों, अचार हो, पकौड़ा हो, कचौड़ी हो, पराठा हो, कुछ भी हो, यह गैर कानूनी है। और अगर कोई भी दुकानदार आपको अखबार में खाना रखकर दे रहा है तो वो कानून तोड़ रहा है। और ये सब जो मैंने आपको खाने बताए, कचौड़ी, पराठे, समोसे, यहां तक कि पोहा और कई दूसरी खाने पीने की चीजें भी अब भी ठेलों पर अखबारों में ही लपेटकर आपको दी जाती है और लोग इसका कभी विरोध नहीं करते। आप भी इसका कभी विरोध नहीं करते। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिदिन अलग अलग अखबारों की जो 22 करोड़ कॉपीज प्रकाशित होती हैं, उनमें से लाखों कॉपीज देश के अलग अलग राज्यों में ठेलों पर खाना बेचने के लिए या फिर टिफिन में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यह बहुत ही खतरनाक बात है। ये जो अखबार हैं, अखबार पढ़ने के बाद इनका क्या इस्तेमाल होता है? लिफाफे बनाने में इस्तेमाल होता है। उस लिफाफे में खाना परोस दिया जाता है या फिर उस लिफाफे को प्लेट बनाकर, अखबार को प्लेट बनाकर आपको खाना दे दिया जाता है। असल में जब अखबारों की छपाई होती है तो उसमें एक ऐसी इंक यानी स्याही का प्रयोग होता है जिसमें बायो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। बायो एक्टिव मटेरियल का मतलब यह है कि इसमें ऐसे केमिकल्स और दूसरे पदार्थों का प्रयोग होता है जो अखबारों में खबरों को छापने के लिए तो सही है। अगर आपको कुछ लिखना है, छपाई के लिए सही है, क्योंकि इन खबरों को आपको पढ़ना है, खाना नहीं है। लेकिन अगर आप इन खबरों को खाने लगे, यानी खाने के साथ इन अखबारों की स्याही आपके शरीर में जाने लगे, तो यह स्याही धीरे धीरे जहर का काम करती है। और कुछ स्टडीज के मुताबिक लंबे समय के बाद इससे आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इस अथॉरिटी का कहना है कि जब गरम गरम भटूरे या गरम गरम समोसे, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों को अखबार पर रखकर परोसा जाता है तो खाने की इस गर्माहट से अखबार की स्याही समोसे और कचौड़ियों पर लग जाती है। और जब आप इन समोसों को, इन कचौड़ियों को, इन पराठों को खाते हैं तो इनके साथ ये स्याही भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस तरह खबरों को छापने के लिए बनी ये स्याही आपके खाने में घुल जाती है और जहर बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में FSSAI ने कई प्रयास किए, लेकिन वो अब भी खाने में इन अखबारों के इस्तेमाल को रोक नहीं पाई। और विडंबना यह है कि आज भी जिन अखबारों में यह खबर छपी है, आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि अखबारों पर रखकर खाना ना खाएं, उन्हीं अखबारों में आप देखिएगा आज से 3-4 दिन बाद लोग रेहड़ी और पटरी और ठेलों पर उन्हीं अखबारों पर अपना खाना रखकर खा रहे होंगे जिस अखबार में यह खबर छपी होगी। और इसका कारण यह है कि जो देश की अलग अलग जो फूड अथॉरिटीज हैं वो लोगों को इसके बारे में जागरूक करने में अभी तक पूरी तरह नाकाम रही हैं। आप में से भी ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि हमारे देश में अखबार पर खाना रखकर बेचना वर्जित है और अखबारों में खाना रखकर खाने से या टिफिन में अखबारों में खाना पैक करके रखने से कैंसर आपको हो सकता है। ऐसी तस्वीरें आपने बड़ी देखी होंगी। कई बार तो हम अपने घर में भी यही काम करते हैं। हमारे घर में जब कुछ इस तरह का खाना बनता है और पैक करना होता है बाहर किसी के लिए, तो हम अक्सर उसे अखबार में लपेटकर दे देते हैं। फूड अथॉरिटीज कहती हैं कि स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोगों को अखबारों की जगह डिस्पोजेबल प्लेट्स या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो डिस्पोजेबल प्लेट्स या स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर पाएं या अपने ठेले पर इन्हें रख पाएं, इसलिए वो अखबारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि समस्या का कोई ठोस समाधान निकालने की अब बेहद आवश्यकता है। तो पहला समाधान तो यह हो सकता है कि जो लोग इन अखबारों में बिना सोचे समझे खाना खा लेते हैं उन्हें अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर लोग अखबारों में खाना नहीं खाएंगे तो ये दुकानदार भी अखबारों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इसलिए अगली बार जब कोई भी दुकानदार आपको अखबार में लपेटकर खाना दे, कोई भी चीज खाने की, तो आप मना कर दीजिए और आप कहिए कि आप अखबार में लिपटा हुआ खाना नहीं लेंगे। आज जब हमारी टीम ने यह रियलिटी चेक किया तो हमें बहुत सारे ढाबे और ठेले ऐसे मिले जहां अखबारों में खाना रखकर परोसा जा रहा था और लोगों को अखबारों में खाना रखकर खाने से कोई आपत्ति भी नहीं थी।
इस वक्त मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ। यहाँ अगर आप तस्वीरें देखें तो देखिए जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन अखबारों में लपेट कर ही खाना दिया जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ अभी खाने पहुंचे हैं, अभी तो खैर आप लोग प्लेट में रख के खा रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चाहे समोसे की बात हो, कचौड़ियों की बात हो, अखबारों में लपेट के दे दिया जाता है। कितनी बार आपने देखा है कि अखबारों में अखबार यूज होता है मैम, उसी अखबार का लिफाफा बनाते हैं, उसी में लपेट देते हैं। कम से कम 90% पेपर यूज होता है, 90%। पेपर पे लपेटने चाहिए तो इनको तो यही सच करना चाहिए कि डोंगे पर दे, मतलब डोने पर। लेकिन फिर भी अमूमन हम देखते हैं कि बहुत जगह अभी भी अखबारों का इस्तेमाल हो रहा है। वो तो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। कितने समय से ठेली लगा रहे हैं? ये तो काफी कम से कम 20-25 साल हो रही है। और पेपर में कितने लंबे समय से आप पेपर में अभी जैसे हाल में थाली पहले रखते थे, थाली बंद कर दी है लड़के के बिना, अब पेपर में चला रहे। अब हम आपको एक बहुत ही सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन दिखाने वाले हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में छोटी छोटी बच्चियों और लड़कियों को खुलेआम बेचा जा रहा है। और इन बेटियों की बोली लगाने वालों में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने माता पिता और अपने ही परिवार के लोग शामिल हैं। सोचिए, हम महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे देश में रामनवमी पर कन्याओं को पूजा जाता है, हमारे देश में कन्याओं महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन उसी देश में बेटियों को बेचा जा रहा है और बेटियों को बेचने वाले उन्हीं के अपने माता पिता और रिश्तेदार हैं। और ये खुलासा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। अब आगे आप देखिए। 2 बेटी मेरी, ये भी है, एक बम्बई भी रहती है। अच्छा, 2 बेटी है। आपकी अपनी बेटी है, आपने खरीदा हुआ है? नहीं, खुद की है मेरी। है नहीं, यही एक तो कौन आई जा। ये बता क्यों भेज रही हूँ? आंटी ने थोड़ा मकान करके आरसीसी डलवाऊंगी, इसके लिए भेज रही हूँ। न तो कम मेरे क्या, हमारे यहाँ कमा लेते हैं। अच्छा, ये मकान बनवाना इसलिए दे रही है? भेज रही हूँ मकान नहीं रहने के लिए। अभी तो 2 लड़कियों को भेज दूंगी, अगर पैसा देंगे तो 2 लड़की आएगी। वो दोनों किसी को भी लेके जाओ, 3 लाख रुपये लेंगे। कितनी है? नहीं, 18 कितना है? 18-19। क्या उम्र कितना है? कितने साल की है? किसका? 16 साल हो। करवा लेना अदालत की सीढ़ी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो मेरे जुर्गत पड़ गई, सीढ़ी जी रख लो कि यार कहे 1 साल पे रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे देना, उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपया? ये बात है। 1 साल बाद वापस आ जाती है? जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, लड़की घर पर पहुंचाने के बाद में फिर दूसरी लड़की खरीद लेगी आराम से। जैसे आपने बोल दिया कि भाई साहब लेके आओ, तो हम तो आपका विश्वास आ जाएगा 1 साल भर में। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है शेर जी। आप बोलेंगे कि इतनी चाहिए तो उतनी भेज देंगे। बहन की लड़की है। अच्छा, ये बहन की लड़की, आप मामा हैं? अच्छा, तो क्या उम्र है लड़कियों का? उम्र होगी 17-18 साल। अब ये तो कम से कम मिलेगा 170 से कम नहीं जाएगी। ये जो एक भी लड़की घर जो है उसका 1,70,000 हमको देना पड़ेगा महीने का। और एग्रीमेंट कितने साल का होगा? आप बताओ एग्रीमेंट का। भाई मैं इतने साल रख सकता हूँ, फिर उसका आधा पेमेंट हम लेंगे। वो कितने साल की है? 16 साल। अच्छा, 16 साल की लड़की। काम सब बढ़िया करेगी, व्यवस्थित नाटक वाटक काम में। चाहे आप 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकेंगे 1 रात रुकेगी किसी के पास सिंगल आदमी। तो क्या आप लिखत पढ़त करेंगे? लिखत पढ़त तो होगी ना। क्या होगी? किस एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पे? हाँ। अच्छा, नोटरी वगैरह कर। स्टाम्प पे किसके नाम एग्रीमेंट बनेगा? वो तो मेरे नाम पे होगा एग्रीमेंट। आपके नाम होगा? उसमें लड़की का नाम होगा या नहीं होगा? लड़की का नाम नहीं रहेगा उसमें। तो उसमें अपन दोनों रहेंगे लेन देन में। नहीं तो एग्रीमेंट पे कुछ तो लिखा होगा ना, किस लड़की के लिए कौन सा लड़की का एग्रीमेंट कर रहे हैं आप? वैसा नहीं लिखा है। हाँ, जैसे उसमें उधार का सिस्टम रहेगा। अच्छा, हाँ, कि आपसे मैंने उधार लिए इतने महीने के लिए। अच्छा, 1 महीने के लिए तो 1 महीने का एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, 1 साल का उधार है तो 1 साल का। 1 साल का। तो मेरे को 10,000 रुपये रोज की चाहिए, भले आप 4 काम कराओ दिन में या 1 रात रुकवाओ। अच्छा, मैं 6,000-7,000 रुपये यही कमा रहा हूँ। हाँ, घर बैठे। हाँ, अच्छा। देख तो आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया आपको चाहिए? ये कौन है? मेरी सिस्टर की। अपनी सिस्टर की? नहीं, खुद की सिस्टर की।
अच्छा, उस लड़की के माँ बाप को देना है या आपको देना है? मेरे मुझे कितना है? जिस लड़की को आपने दिखाया है, आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ, तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। लड़की के माँ बाप ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किया तो? नहीं, कुछ भी। अच्छा, यहाँ जो आप देंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो किस पे, स्टाम्प पेपर पे होता है या सादे कागज पे करते हैं आप? स्टाम्प पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टाम्प पे हो जाएगा ना? यह स्टिंग ऑपरेशन 2 राज्य में हुआ, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार किसी की भी हो, ऊपर कोई भी बैठा हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और आज भी हमारे देश में ये जो धंधा है बेटियों को बेचने का, ये खुलेआम चल रहा है। भारत सरकार के मुताबिक वर्ष 2019 से 2021 के बीच पूरे देश में 13,13,000 नाबालिग बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई थी। सोचिए, 13 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई। अब आप सोचिए कि 13 लाख महिलाएं और छोटी बच्चियां आखिर कहां चली गई। आज भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 13 लाख बच्चियां गई कहां, कौन ले गया, ये बच्चियां कहां जा रही हैं। उसमें हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बेटियों का सौदा कोई बाहर वाला नहीं, उन्हीं के अपने माता पिता और परिवार के लोग या तो लालच के कारण कर रहे हैं या गरीबी की मजबूरी के कारण कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में साइलेंट वॉक के एक नए ट्रेंड की चर्चा हो रही है और इस पर कई तरह के शोध भी किए जा रहे हैं। आज हम ये जो खबर आपको दिखा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं, इवनिंग वॉक के शौकीन हैं, अगर आप हर रोज वॉक पर जाते हैं और वॉक करते समय अगर आप या तो म्यूजिक सुनते रहते हैं अपने फोन पर ईयरफोन लगाकर, और या फोन पर अपने दोस्तों से बात करते हुए चलते हैं, या फिर आपके आसपास पूरे ग्रुप में आपके दोस्त चलते हैं और आप गप मारते हुए चलते हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए है। और यह विश्लेषण है साइलेंट वॉक के बारे में। साइलेंट वॉक का मतलब होता है ऐसी सैर, ऐसा वॉक जिसमें आपके साथ आपके अलावा कोई और नहीं होता और आप चुपचाप चलते हैं और सिर्फ वॉक करते हैं। यानी जब आप टहलते हुए गाना नहीं सुनते, मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करते, किसी से कोई बात नहीं करते, कोई गप नहीं मारते, ग्रुप में लोगों के साथ सैर पर जाने के बजाय अकेले गंभीरता से पूरी एकाग्रता के साथ वॉक करते हैं। और जब आपके साथ आपके सिवा कोई और नहीं होता और आप हर तरह की चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, यहां तक कि आपका जो पेट डॉग है वो भी आपके साथ नहीं होता, उस समय आप जो वॉक करते हैं उसे साइलेंट वॉक कहते हैं। और इस साइलेंट वॉक की खामोशी में इतनी ताकत होती है कि इससे मानसिक तनाव को भी कम किया जा सकता है और इससे आपकी एकाग्रता और रचनात्मकता भी बढ़ जाएगी। एक स्टडी के अनुसार हर दिन 30 मिनट साइलेंट वॉक करने से मन के अलग अलग कोनों में छिपे नेगेटिव विचार यानी नकारात्मक विचारों की सफाई की जा सकती है और इससे अवसाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज से लगभग 3 दशक पहले तक, जब स्मार्टफोन नहीं आए थे, जब इंटरनेट नहीं आया था, जब फोन में म्यूजिक की सुविधाएं नहीं थी, आज की तरह कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनना संभव ही नहीं था, तब लोग ऐसे ही साइलेंट वॉक किया करते थे। उस समय लोग सुबह सुबह अपने घर से वॉक करने के लिए बाहर जाते थे और वो इस दौरान हर तरह के गैजेट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते थे। गैजेट होते ही नहीं थे, जिससे उन्हें खुद के साथ फिर से जुड़ने का एक मौका मिलता था और लोग बिना किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचे वॉक कर पाते थे। और वॉक करने का यही सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका हुआ करता था। लेकिन इसके बाद ये डिजिटल युग आया, स्मार्टफोन आ गए, इंटरनेट आ गया, म्यूजिक सुनने के नए नए गैजेट्स आ गए, जिसमें कानों में ईयरफोन लगाकर वॉक करना या मोबाइल फोन पर किसी से बात करते हुए वॉक करना या अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ गप लगाते हुए वॉक पर जाना एक नया फैशन बन गया। और आज आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह से वॉक करने के लिए जाते होंगे। 2018 में हुए एक सर्वे में 42% लोगों ने कहा कि वो वॉक करते समय हेडफोन लगाकर गाने जरूर सुनते हैं या फिर इसकी जगह फोन पर अपने किसी दोस्त से बातें करते हैं, जबकि वॉक करने का यह तरीका गलत है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके साइलेंट वॉक करते हैं तो इसके कई फायदे आपको हो सकते हैं जिनसे अभी आप वंचित हैं। पहला फायदा, इससे मानसिक तनाव कम होगा। दूसरा, आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है। तीसरा, इससे नकारात्मक विचार आपके मन में आने बंद हो जाएंगे।
चौथा, आप खुद को पहले से ज्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव महसूस करेंगे। पांचवा, आपको नींद पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी आएगी। छठा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। सातवां, इससे आपको एक डिजिटल ब्रेक मिलेगा और आप खुद को समय दे पाएंगे, अपने आप से बात कर पाएंगे, अपनी आत्मा से बात कर पाएंगे, अपने साथ कुछ समय बिता पाएंगे। आठवां, ये आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। नौवां, इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। और 10वां, इससे आप अपनी ज्यादा एनर्जी को बचाकर रख पाएंगे, जिसे आप सही कामों में आगे चलकर लगा सकते हैं। और इससे आपके मन को भी फायदा होगा और आपके तन को भी फायदा होगा। इसलिए आज हमारी एक बात ये सुन लीजिए, अब जब कल सुबह आप वॉक पर जाएं तो अपने मोबाइल फोन को या तो घर छोड़कर जाइए, और या अगर आपको जेब में भी रखना है तो जेब में रखिए, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिए। ना म्यूजिक सुनिए, ना किसी से बातचीत कीजिए। अपने आप, अपने मन के साथ, एकाग्रता के साथ अपने साथ समय बिताइए और अपने ही साथ वॉक कीजिए। आज ही के दिन वर्ष 1907 में महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था, और इसीलिए आज आखिर में उनका एक कथन आपके लिए। वो कहते थे, तर्क किए बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है।